हाल ही में दिल्ली फार्मेसी परिषद 2021 के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन इस चुनाव में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली फार्मेसी परिषद का चुनाव लड़ रहे विकास तुसीर ने चुनाव प्रक्रिया में मिलीभगत और एक पक्ष को चुनाव जिताने का आरोप लगाया है। इस संबंध में कुछ मतदाताओं व चुनाव लड़ने वाले सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता से निष्पक्ष चुनाव अधिकारी के द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग की थी। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत 2 नवंबर को दिल्ली फार्मेसी काउंसिल इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं। तो उस इलेक्शन में बहुत सारी अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज और बहुत सारा इलीगल काम करके कुछ आदमियों ने सिस्टम का मजाक बना के रख दिया है। चुनाव में उम्मीदवार रहे विकास तुसीर ने दिल्ली फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पर एक पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, कोई भी अधिकारी हमारे द्वारा बताई गई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करता है, जबकि हमने चुनाव प्रक्रिया के शुरू से अंत तक कई बार चुनाव प्रक्रिया में हो रही धांधली और पारदर्शिता लाने की बात कही है, लेकिन किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। पूरी चुनाव प्रक्रिया का एक पक्ष को जिताने के लिए प्रयोग किया गया। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, रिटर्निंग ऑफिसर श्री राजकुमार जी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राजीव टोंक, डॉक्टर सचिन, इन सब ने मिलकर एक पक्ष का खुलकर इलीगल तौर पर साथ दिया है। किस तरह से साथ दिया है वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। इलेक्शन शुरू होता है तो सबसे पहले हमने रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राजीव टोंक, डॉक्टर सचिन से मिलने की कोशिश की। बार बार उनको फोर्स करने के बाद भी वो हमसे कभी भी फिजिकली नहीं मिले। बहाना कि अभी कोरोना चल रहा है, हम डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको जो बात करनी है आप फोन पे बात करें। उसके बाद इलेक्शन शुरू होता है तो हमें वोटर लिस्ट दी गई, जिस वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम थे ही नहीं। हमने उनको ईमेल के जरिए, फोन के जरिए उनको रिटर्न में लोगों से आई कार्ड कलेक्ट करके उनको भेजे कि ये नाम लिस्ट में लिए जाएं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में इन सबके नाम दे दिए जाएंगे। लगभग 100 से ज्यादा वोटर के नाम हमने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राजीव टोंक को मेल के जरिए भेजे, जिसमें से सिर्फ 10 या 15 वोटर के नाम ही सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किए गए। बाकी सभी नामों को साजिश के तहत उसमें शामिल नहीं किया गया। उसके बाद इलेक्शन शुरू होता है, हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाते हैं तो किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने हमसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। हमारे कहने के बावजूद भी वो हमसे नहीं मिले। हमारा नॉमिनेशन भी 2 लैब अटेंडेंट या लैब असिस्टेंट लोगों के द्वारा हमारा नॉमिनेशन किया गया। हमने बार बार कहा कि हमें मिलना है या आरओ से, तो उन्होंने हमें मिलने की कोशिश की नहीं, ना हमसे वो मिले। उसके बाद इलेक्शन शुरू होता है, हमने नॉमिनेशन कर दिया। नॉमिनेशन के 3-4 दिन के बाद हमें पता लगता है कि डॉक्टर अजय कुमार शर्मा और पंकज आत्रे दोनों ने भी नॉमिनेशन किया है। तो तभी मुझे पता लगता है कि डीओपीटी रूल के तहत वो इलेक्शन फाइट ही नहीं कर सकते। मैंने एआरओ डॉक्टर राजीव टोंक को फोन करके इसकी सूचना दी। मैंने अपने नंबर से उनके नंबर पर फोन किया कि अजय शर्मा और पंकज आत्रे ये चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो है हमारे ऑफिस में आके रिटर्न में दे दो, हम फोन पे इस तरह एंटरटेन नहीं कर सकते। तो मैंने उनके ऑफिस में जाके कंप्लेंट बना के इसके तहत उनको दी, ताकि स्क्रूटनी से पहले उनका नाम उसमें शामिल ना किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी उनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया। 17 सितंबर को उनको चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल बताया गया। उसके बाद चुनाव शुरू होता है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से चुनाव शुरू होने के बाद पूरा चुनाव प्रोसेस चलता है। बीच बीच में हम इरेगुलरिटीज के बारे में उनको बताते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज पे हमारी पे कोई एक्शन नहीं लिया। 1 नवंबर जो कि आखिरी दिन था, जो बैलेट पेपर है जो वापस आने का आखिरी दिन था, उस दिन मैंने डॉक्टर राजीव टोंक को अपने नंबर से फोन किया कि अभी तक आपके पास कितने बैलेट पेपर आए हैं जो काउंटिंग में लेने हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि आप 1 घंटे बाद फोन करना। उसके 1 घंटे के बाद मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक जो है 7745 बैलेट पेपर हमारे पास आ चुके हैं और अब इसके बाद एक भी बैलेट पेपर और नहीं आएगा, क्योंकि टाइम 5:30 बजे तक का ही था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब काउंटिंग के लिए हम वहां पहुंचते हैं तो अनाउंस किया गया कि टोटल बैलेट पेपर जो है 8844 हैं। अब रात में 1100 बैलेट पेपर कहां से आ गई ये समझ से बाहर है। उसके बाद हमने जब काउंटिंग में हम गए हैं, हमने काउंटिंग देखा कि काउंटिंग एरिया इस तरह से बनाया गया था, किसी भी कैंडिडेट को काउंटिंग टेबल के पास जाने की इजाजत नहीं थी।
30 टेबल बनाई गई थी, जो कि फिजिबली नहीं था कि हम काउंटिंग प्रोसेस को देख सकें, हम समझ सकें कि काउंटिंग ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। हमने उनको बोला भी हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। कोई भी काउंटिंग हमारे सामने नहीं की गई, हमें दूर बैठा दिया गया, एक पिंजरा बना दिया गया, केजेज बना दिया गया, उससे बाहर हमें रखा गया कि आप काउंटिंग प्रोसेस को नहीं देख सकते। यहां तक भी बात ठीक थी। उसके बाद काउंटिंग कंप्लीट होगी और उन्होंने एक पक्ष को इलीगल तरीके से जिता भी दिया। उस जिताने के बाद हमने इनसे रिजल्ट की कॉपी मांगी, इन्होंने हमें रिजल्ट की कॉपी नहीं दी। हमने कंप्लेंट की, हमने मिनिस्ट्रीज में कंप्लेंट भेजी, हमने एलजी साहब को कंप्लेंट भेजी, हमने आरओ को कंप्लेंट भेजी, हमने सबको लिखित में कंप्लेंट भेजी। उसके बाद 10 तारीख को नोटिस बोर्ड पे सिर्फ 6 आदमियों का इन्होंने लिस्ट लगा दी कि ये 6 आदमी जीते हैं। लेकिन जो सूचना हमने मांगी थी कि टोटल बैलेट पेपर कितने आए हैं आपके पास, कितने अनडिलीवर्ड वापस आए हैं, कितने रिजेक्ट आपने किए हैं, किस कारण से किए हैं, कहां पे बैलेट बॉक्सेस को रखा गया था, सील्ड एरिया जो था उस एरिया की हमें सीसीटीवी फुटेज दी जाए, किसी भी हमारी मेल का, किसी भी हमारे उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। 10 तारीख को नोटिस बोर्ड पे, 2 तारीख को सिग्नेचर करके 10 तारीख को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया। उसके बाद फिर हमने फिर और कंप्लेंट की होगी, हमने बार बार इनसे मांगा कि आप हमें दो, हम उनको लेटर भेज रहे हैं। देखो ये लेटर मैं आपको दिखाता हूं, ये लेटर जो है ये 13 नवंबर का ये लेटर है। 13 नवंबर को ये अनडिलीवर्ड मेरे पास वापस आया है, जो उन्होंने ये कह के वापस कर दिया कि नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस। इन्होंने बोला है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस एड्रेस पे नहीं रहते पुष्प विहार में। ये लेटर है, ये 13 तारीख का है। ये दूसरा लेटर है, ये 11 नवंबर का है। 11 नवंबर को इन्होंने ये लेटर भी ऐसे कह के भेज दिया वापस कि इस नाम का कोई आदमी हमारे पास नहीं है। ये लेटर है। जबकि ये 11 और 13 तारीख को वो आदमी लेटरों को वापस कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे बार बार कहने के बाद वो मुझे मेल करते हैं 6 दिसंबर को। ये 6 दिसंबर को उन्होंने मेरे को मेल की, जिसमें उन्होंने हम जो 36 कैंडिडेट लड़ रहे थे उनका रिजल्ट आउट किया है, और इस रिजल्ट पे जो उन्होंने सिग्नेचर किए इस एड्रेस से, जो ये एड्रेस है पुष्प विहार का, इस पे जो सिग्नेचर करते हैं वो 25/11 को करते हैं, 25 नवंबर। जो आदमी 11 और 13 को उस एड्रेस पे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो 25/11 को सिग्नेचर कैसे किए गए? ये सब कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है और बहुत बड़ी साजिश के तहत एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हमारे बार बार कहने के बाद भी ना तो डीओपीटी रूल का कोई भी ध्यान रखा गया, और आज तक भी ये नहीं बताया गया कि जो लेटर उन्होंने भेजे थे वो अनडिलीवर्ड जो वापस आए थे वो कहां रखे हैं। कोई भी चीज सिस्टम से नहीं की गई है, किसी भी चीज का ध्यान नहीं दिया गया है। और अभी तक भी इतने सवाल अनसुलझे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बैलेट ऑफिशियली कितने रिसीव हुए हैं, कितने काउंटिंग में लिए गए हैं, और जो जब वोट उन्होंने रिसीव की है उनको सील्ड बॉक्स में रखा तो किसके सिग्नेचर करा के सील किए गए, किसकी ऑब्जर्वेशन में रखे गए। 1 महीने तक इनके पास बॉक्सेज रहे हैं, बैलेट बॉक्सेज रहे हैं, तो धांधलेबाजी क्यों नहीं हो सकती? जब हमारे किसी कैंडिडेट के साइन ही नहीं कराए इन्होंने किसी बैलेट उस पे, एक भी बॉक्स पे 5 बॉक्सेज वहां रखे हुए थे, किसी बॉक्स पे भी किसी भी कैंडिडेट के इन्होंने सील पे साइन नहीं कराए, तो अपने आप में बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। दूसरा, हमने कंप्लेंट की अजय शर्मा और पंकज आत्रे की डीओपीटी रूल के तहत पीसीआई में और मिनिस्ट्री में। पीसीआई जांच करने के लिए अजय शर्मा को ही मेल डाल रही हैं, अजय शर्मा जी, आप अजय शर्मा जी के खिलाफ ही जांच करें। अब यह बात समझ से परे है कि कोई आदमी क्या खुद के खिलाफ ही जांच कर सकता है क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोगों को उठाने की जरूरत है। आप इस मुद्दे को उठाइए ताकि पता लग सके कि क्या खुद कोई आदमी अपनी जांच कर सकता है क्या। तो इन सभी चीजों के लिए मैंने आपसे ये बताया सारा कि बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है, और इसको आप इसका पर्दाफाश कीजिए ताकि सच सामने आ सके। जो कंटेस्टेंट है उसका बैलेट तक नहीं पहुंचा। हमने इतनी कंप्लेंट करी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कंटेस्टेंट का बैलेट ही नहीं आ रहा है। ये क्या सिस्टम है बताइए? अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि जोन वाइज आप बूथ बनाते, लोग वहाँ पे जाते और वहाँ डाल के आते, वोट अपना कास्ट करते, चाहे जितने भी मर्जी लोग जाते, लेकिन वो निष्पक्ष तो रहता। क्या पैसे की कमी है? पीसीआई को देखना चाहिए कि कैसे वोटिंग। ये सिर्फ हमारा दर्द नहीं है दिल्ली वालों का, ये आज के बाद एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको भी लिखना चाहिए कि हाँ, ऐसे निष्पक्ष वोटिंग होनी चाहिए कि बार बार सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता का, हम ये यहाँ कोई कमाई का धंधा नहीं है, ये सेवा भाव है। हम सेवा करने के लिए आते हैं। हमें दिखा कि इस सिस्टम के अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, इसको ठीक करने के लिए हम आए थे। हमारी एक डेडिकेशन टीम बनाई थी हमने, और आप देखिए कि सेकंड लार्जेस्ट टीम हमारे को नीचे लगा दिया गया।
और लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना मैंडेट दिया हमारे को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम को चेंज हम लोग ही कर सकते हैं। और वही के वही लोग फिर दोबारा से आके बैठ जाते हैं जिन्होंने सिस्टम की ऐसी तैसी बर्बाद कर दिया जिन्होंने। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस सिस्टम को बदलिए, इस चेंज लाइए, तभी हमारा कुछ होगा। फार्मासिस्टों की इस टाइम पे इतनी बुरी गत बनी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है। सबको ऊपर सीट चाहिए, पीसीआई से लेकर नीचे हर स्टेट में, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, सबको अपने मतलब से मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं। कोई मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं है। इतनी बुरी हालत है इस टाइम पे फार्मासिस्टों की। सो आप प्लीज़ निष्पक्ष वोटिंग करवाइए और निष्पक्ष लोगों को जितवाइए जो आपकी सेवा के लिए तत्पर रहें, सदैव खड़े रहें। वहीं इस बाबत रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह और एआरओ सचिन से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया की किसी भी गतिविधि में नहीं है, इसके लिए संबंधित अधिकारी से बात करने को कहा। वहीं पंकज अत्रे से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। इस पूरे मामले में विकास तुसीर ने दिल्ली सरकार से जल्द संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की अपील की है।